सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड लेक्चर ऑफ सेट। आई होप आपने पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया होगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन करें कि सर यहाँ पे इस पॉइंट में प्रॉब्लम है या ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। ओके, तो एक बार ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं जो पहला वाला लेक्चर है उसका रिकैप आपको दे देता हूँ। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने सेट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि सेट क्या होता है। सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट को रिप्रेजेंट करने के बेसिकली दो वेज होते हैं। पहला होता है आपका रोस्टर मेथड, और दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। देन हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे बेस्ड ऑन जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, राइट। तो आई होप आपने वो कंप्लीट कर लिया होगा, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा आज का, ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट। ऑर्डर क्या होता है, अब ऑर्डर बोलो या फिर किसी किसी बुक में ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट को कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, राइट। तो देखिए, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दिस सेट एंड डिनोटेड बाय एन ए। तो ऑर्डर किसे बोलते हैं, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट। तो अगर किसी भी सेट में सपोज n नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n। ठीक है, अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट्स हैं तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ पे एक चीज जो नोटिस करने वाली है वो है, यहाँ पे मैंने यूज किया है वर्ड फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट को क्यों बोला मैंने सिंपल डेफिनेशन ऐसे क्यों नहीं बोली कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सेट। सिर्फ इतना क्यों नहीं बोला, क्योंकि देखो सेट दो टाइप के हो सकते हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अभी ये आगे आएगा, ये सारी डेफिनेशंस हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। बट दो टाइप के फिलहाल, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो अगर मैं आपसे ये बोलूंगा कि इनफाइनाइट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, तो ऑब्वियस बात है उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो वहां पे तो इस बात का कोई मतलब ही नहीं बनता है कि बताओ भाई नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ इनफाइनाइट सेट। वो तो हमें पहले से पता है कि उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो जब भी ऑर्डर की बात होगी या कार्डिनल नंबर की बात होगी तो हमेशा सेट कैसा होगा, फाइनाइट सेट होगा। आई होप ये बात क्लियर होगी, ठीक है। और नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ अ सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन ए से। एन ए का यहाँ पे क्या मतलब है, एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और किस सेट की बात चल रही है वो आगे ब्रैकेट में लिखा होगा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। आई होप क्लियर होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, a इज इक्वल टू, इसमें 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सेट का ऑर्डर क्या होगा या इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा, तो आप गिन लो, इसमें काउंट कर लो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 4। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 4। ये देखिए n इज इक्वल टू 4। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स पे आते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे फर्स्ट वन है नल सेट और एम्प्टी सेट। ठीक है, तो नल सेट या एम्प्टी सेट किसे बोलते हैं, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ भी ना हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, और नल सेट और वॉइड सेट। ठीक है, इसके तीन नाम होते हैं, एम्प्टी सेट भी बोल सकते हो, नल सेट भी बोल सकते हो, वॉइड सेट भी बोल सकते हो। तीनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो कोई भी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। इट इज डिनोटेड बाई, तो अब बिकॉज इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपली कर्ली ब्रैकेट बना के छोड़ देंगे। ठीक है, इट शोज एम्प्टी सेट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। एक भी एलिमेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, ओनली कर्ली ब्रैकेट बना के ऐसे छोड़ देंगे। या फिर एक और तरीका है रिप्रेजेंट करने का, आप ऐसे फाइव भी बना सकते हो। फाइव का मतलब भी क्या होता है, एम्प्टी सेट। हाँ, बट ये नहीं करेंगे कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाइव, अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओगे और ये नहीं करोगे कि फाइव को कर्ली ब्रैकेट, अगर आपने फाइव को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो ये एम्प्टी सेट नहीं बचा। क्यों, क्योंकि फाइव यहाँ पे अब एक एलिमेंट हो गया इस सेट का। ठीक है, बात समझ में आ रही, तो या तो सिर्फ कर्ली ब्रैकेट बनाओ या फिर सिर्फ फाइव बनाओ। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाइव नहीं लिखोगे, उसका मतलब कुछ और हो जाएगा, वो एम्प्टी सेट नहीं रहेगा आपका। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देखिए,
a set consisting of at least one element is called a non-empty set or a non-void set। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। अगर मैंने बोला अभी ऊपर मैंने डेफिनेशन में क्या बोला कि अगर किसी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट। और अगर किसी सेट में कम से कम एक एलिमेंट है, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे या नॉन वाइड सेट बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपल है, ऑब्वियस है बिल्कुल। तो जैसे यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, ये सेट ए है, ये किस फॉर्मेट में लिखा है, सबसे पहले तो आप ये बताओ, ये लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में या प्रॉपर्टी फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि भाई कर्ली ब्रैकेट लगाया, सबसे पहले यहाँ पे x लिखा रहेगा, जरूरी नहीं है x ही हो, x की जगह कुछ भी हो सकता है, जो भी लिखा होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, एलिमेंट्स ऑफ द सेट। सो हियर x रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब ये x कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, वो ये सच डेट के बाद लिखा होगा। तो ये देखो प्रॉपर्टी ये लिखी हुई कि x जो है वो 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करनी चाहिए। और x क्या है, x है आपका x बिलोंग्स टू z। ये इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था सारे सिंबल्स के बारे में। z किस लिए यूज करते हैं हम लोग, इंटीजर्स के लिए यूज करते हैं, राइट। तो x 2 और 3 के बीच में होना चाहिए और x इंटीजर होना चाहिए। अब आप खुद सोचो, क्या 2 और 3 के बीच में कोई भी इंटीजर आएगा, नहीं आएगा। बात समझ में आ रही। तो एक ऐसा सेट हो गया नल सेट, यानी कि x की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है विच बिलोंग्स टू 2 to 3। तो एक ऐसा सेट हो गया, नल सेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, आपको सेट दिया है ए, इस सेट में किस टाइप के एलिमेंट है, एक्स टाइप के एलिमेंट है। पहली चीज तो ये हो गई। और ये किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, वो ये आगे लिखा हुआ है। एक्स जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और एक्स क्या है आपका, रियल नंबर है। अब जरा ध्यान से देखो आप, इन्होंने बोला है कि x जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि बताओ क्या किसी नंबर का स्क्वायर -1 हो सकता है, तो आंसर है यस। ठीक है, अगर मैंने सिर्फ इतनी बात बोली क्या किसी नंबर का स्क्वायर -1 हो सकता है, देन आंसर इज यस। ठीक है, बट अगर मैंने ये बोला क्या किसी रियल नंबर का स्क्वायर -1 हो सकता है, तो इसका आंसर है नो। ठीक है, किसी रियल नंबर का स्क्वायर -1 नहीं हो सकता। और यहाँ पे हमें क्लियरली मेंशन कर रखा है कि x हमारा क्या है, रियल नंबर है। तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर -1 नहीं हो सकता है। डेट मीन्स ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। बात समझ में आ रही है। तो ये भी कैसा हो गया, नल सेट हो गया। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो किसके हैं, नल सेट के हैं। आई होप मेरी बात क्लियर होगी आपको। उसके बाद देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं जो कि बताना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पे गलतियाँ करते हैं। उन काफ़ी बच्चों को क्या लगता है कि ज़ीरो का मतलब क्या होता है, ज़ीरो का मतलब यहाँ पे वो समझ लेते हैं एम्प्टी सेट। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है द सेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जीरो लिखा है। तो अब काफी बच्चे सोचते हैं जीरो, जीरो का मतलब तो जीरो ही हो गया, मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जीरो जो है वो खुद एक एलिमेंट है। ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने अगर कोई भी नंबर लिख दिया, चाहे वो 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो, कुछ भी लिख दिया, तो वो एक एलिमेंट की तरह कंसीडर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हाँ इसका 0 का मतलब तो 0 है, लेकिन यहाँ पे 0 एज अ एलिमेंट कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे। काफी बच्चे गलती करते हैं कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 लिख दिया, उन्हें लगता है इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो ये एम्प्टी सेट हो गया। बात समझ में आ रही है। सो दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट बिकॉज इट कंटेन्स एन एलिमेंट 0। आई होप क्लियर होगी बात। सिमिलरली सेकंड वाला पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुका हूँ अभी प्रीवियस स्लाइड में कि अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 आ जाता है तो हम उसको एम्प्टी सेट नहीं बोलते हैं, राइट, बिकॉज यहाँ पे जो 5 है वो एक एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, एम्प्टी सेट कब बोलेंगे, या तो सिर्फ कर्ली ब्रैकेट हो और या फिर 5 हो। 5 अगर इसके अंदर आएगा तो फिर वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। आई होप ये दोनों बातें क्लियर होंगी और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आपका सिंगलटन सेट। तो यहाँ से नाम से ही समझ में आ रहा है सिंगलटन सेट का मतलब है वो सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। आई होप क्लियर होगा। ये देखो ए इज इक्वल टू, मैंने एक सेट लेकर रखा है जिसमें एक एलिमेंट है विच इज 0। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट नाम से ही समझ में आ रहा है, अ सेट विच इज हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, a set which has only finite number of elements is called a finite set। ठीक है, तो ये देखो एक एग्जांपल लिखा है a is equal to
1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो na की वैल्यू यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना हो गया, 5 हो गया। आई होप मेरी बात क्लियर होगी सबको, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट है, इसलिए हम इस सेट को क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। सेकंड एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन द अर्थ, ठीक है। अर्थ पे जितने भी पर्सन्स हैं उन सबका कलेक्शन है, उनका जो सेट होगा, क्या वो फाइनाइट सेट होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। क्योंकि हमें सभी कंट्रीज की पॉपुलेशन पता होती है, तो उस हिसाब से हम पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन बता सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन फाइनाइट सेट, ठीक है। ये भी क्या होगा आपका फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है, राइट। नेक्स्ट इनफाइनाइट सेट है, तो इसका मतलब भी क्लियर है, ठीक है। देख लो भाई डेफिनेशन, अ सेट विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को नहीं है, बिकॉज ऑब्वियस है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है, इनको थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है, एक सेट ए है, वो क्या है 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ये सेट बेसिकली लिखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट लिखा है, और हमें पता है नेचुरल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो ये पहला वाला एग्जाम्पल हो गया आपका इनफाइनाइट सेट का। दूसरा एग्जाम्पल है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, एक प्लेन में आप सोच के देखो कि एक प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं उनका कलेक्शन, तो एक प्लेन में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, एक प्लेन में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, राइट। आप प्लेन को आप कंसीडर कर सकते हैं, अगर आप लैपटॉप पे वीडियो देख रहे हैं तो लैपटॉप की स्क्रीन को एज अ प्लेन कंसीडर कर सकते हैं, या आप कॉपी पे नोट्स बना रहे हैं तो कॉपी को आप एज अ प्लेन कंसीडर कर सकते हैं। और फिर आप इस बात को सोच के देखना कि उस पेज पे, उस पर्टिकुलर पेज पे आप देखना, ऐसे पॉइंट बना के देखना कितने पॉइंट बन जाएंगे, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है, तो ये भी आपका क्या है, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया, ठीक है। थर्ड एग्जांपल है आपका, ये देखो एक सेट दे रखा है प्रॉपर्टी फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो कर्ली ब्रैकेट के बाद जो लिखा होता है वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। सो एक्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि इस सेट में एक्स टाइप के एलिमेंट है। अब एक्स कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है वो आगे लिखा होगा, पहले तो इसके जस्ट देखो बगल में लिखा है कि एक्स बिलोंग्स टू रैशनल, यानी कि जो इस सेट में एलिमेंट्स आने वाले हैं एक्स टाइप के, वो कैसे होंगे, रैशनल होंगे। क्यू का मतलब रैशनल होता है, ऑलरेडी मैं फर्स्ट लेक्चर में ये बातें बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देखिए सच डेट के बाद उस x की प्रॉपर्टी लिखी है, या x किस रूल को फॉलो कर रहा है वो लिखा है। यहाँ पे लिखा है x जो है वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। अब तुम बताओ x अगर 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में आप सोचो कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो ये आपको बात क्लास 8th 9th में बता दी जाती है कि बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स और बिटवीन एनी टू इररेशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल एंड इररेशनल टर्म्स। क्या बात समझ में आ रही है, तो 0 और 1 के बीच में कितने रैशनल टर्म्स होंगे, इनफाइनाइट रैशनल टर्म्स होंगे, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे। सो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। आई होप मेरी बात क्लियर होगी सभी को, ठीक है। ओके नेक्स्ट है सबसेट और सुपरसेट। तो देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सपोज वी हैव टू सेट्स, ठीक है, हमारे पास दो सेट है ए और बी, और मैंने बोला ए सेट के सारे एलिमेंट जो है वो बी के पास है, ठीक है। ये ए सेट है, ये बी सेट है, ए के सारे एलिमेंट बी के पास है, तो मैं क्या बोलूंगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अगर मैंने बोला ए के सारे जो एलिमेंट्स है वो बी के पास है, तो मैं क्या कहूँगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो अगर ए बी का सबसेट हो गया तो बी को मैं बोल सकता हूँ बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। सुपर सेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जस्ट एक वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, सबसेट, ठीक है। तो अगेन वी हैव टू सेट्स ए एंड बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन सेट बी, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी and B is called superset of A, right? अब definition देख लो, let A and B be two sets. If every element of set A is an element of B, then A is called a subset of B and B is called superset of A. And we write it as, this is the symbol of, ठीक है, this is the symbol of subset, ठीक है। तो अगर मैंने बोला X जो है वो Y का सबसेट है, तो X लिखा, ये सिंबल है सबसेट का, और ये Y लिख दिया। बात समझ में आ रही है, ओके। ये देखो दो एग्जांपल है, एक सेट ए है जिसमें 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4, दूसरा सेट है बी जिसमें 6 एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। हमें इनका
इनको देखना है कि कौन किसका सबसेट है। तो हमने देखा ए के सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट है, ए के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है बी में, तो हम क्या बोलेंगे ए इज द सबसेट ऑफ बी। आई होप क्लियर होगी बात, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट किसे बोलते हैं, काफी सिमिलर है सबसेट से। तो सबसेट के केस में तो मैंने ये बोला था कि सपोज हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, और मैंने ये बोला था कि अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है तो हम बोलते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए के सारे एलिमेंट तो बी में होने चाहिए, और एक और एक्स्ट्रा कंडीशन यहाँ पे हम लोगों को ऐड करनी पड़ेगी कि बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, ए के सारे एलिमेंट बी के पास होने चाहिए और बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। ये तो मैंने लैंग्वेज में बोल दिया समझाने के लिए। अगर मैं इसी को मैथ्स में बोलूँ तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए जो है वो बी का सबसेट है, एंड ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या हो गया ए के सारे एलिमेंट बी के पास है। और फिर मैंने बोला ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए, तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी के पास है और ए और बी दोनों सेट इक्वल सेट नहीं है, दैट मीन्स क्या हो गया बी में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है, तो देख लो डेफिनेशन, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी बट ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी का सबसेट तो होना चाहिए, यानी ए के सारे एलिमेंट बी के पास तो होने चाहिए, बट ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे, कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा, तो हम बोलेंगे ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। एंड दिस इज द सिंबल ऑफ प्रॉपर सबसेट, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। A is the प्रॉपर सबसेट ऑफ B। प्रॉपर सबसेट में सिर्फ इतना, ये C टाइप का आता है सिंबल, और अगर सबसेट होता तो नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देते, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। Again we have two sets A and B. A has 4 elements 1 2 3 4 and B has 5 elements 1 2 3 4 5. Now you can clearly see all the elements of set A are present in set B, and also there is one element which is present only in set B, that is 5। क्या बात समझ में आ रही है, तो A के सारे एलिमेंट B के पास है तो A B का सबसेट हो गया, और B में एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो यानी कि A और B इक्वल सेट नहीं है, तो फिर A B का क्या हो गया यहाँ पे प्रॉपर सबसेट। क्या बात समझ में आ रही है, आई होप क्लियर होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका इक्वल सेट। इक्वल सेट किसे बोलते हैं, बहुत सिंपल है, ए के सारे एलिमेंट बी के पास होने चाहिए, बी के सारे एलिमेंट ए के पास होने चाहिए। इसी बात को अगर दूसरे तरीके से बोलना हो तो ऐसे बोल सकते हैं, ए जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट बी के पास है। सिमिलरली बी इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए, यानी बी ए का सबसेट होना चाहिए, इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट ए के पास होने चाहिए। आई थिंक बात क्लियर होगी, ए के सारे एलिमेंट बी के पास होने चाहिए, बी के सारे एलिमेंट ए के पास होने चाहिए, then we will say set A is equal to set B, ठीक है। ये देखो, if all element of set A are in set B and all elements of set B are in set A, ठीक है। इसको अगर मैथमेटिकली लिखना है तो ये लिखा हुआ है, A B का सबसेट होना चाहिए एंड B A का सबसेट होना चाहिए, then we can say A इक्वल टू B, और उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ये लिखा हुआ है, इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, ठीक है। इफ टू सेट्स आर इक्वल देन A इज इक्वल टू B, और अगर दो सेट इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल टू का साइन लगा देंगे, तो ये भी ऑब्वियस है बिल्कुल, ठीक है। अगर ए और बी दो इक्वल सेट नहीं है तो हम क्या करेंगे, ए नॉट इक्वल टू बी कर देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट को जरा समझते हैं। तो देखो, इक्वल सेट में तो मैंने क्या बोला कि ए के सारे एलिमेंट बी के पास होने चाहिए, बी के सारे एलिमेंट ए के पास होने चाहिए, तो हम उसको इक्वल सेट बोलते हैं। बट इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये है कि सपोज वी हैव टू सेट्स ए एंड बी and number of elements in set A is equal to number of element in set B। बात समझ में आ रही है कि जो A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो दोनों क्या है, सेम है। क्या बात समझ में आ रही है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। अगेन इक्वल सेट की बात करते हैं। इक्वल सेट में मैंने क्या बोला था, ए के सारे एलिमेंट बी के पास होने चाहिए, बी के सारे एलिमेंट ए के पास होने चाहिए, तब हम बोलेंगे सेट ए और सेट बी कैसे सेट है, इक्वल सेट्स है। इक्विवेलेंट में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स क्या है उस बात से इक्विवेलेंट सेट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है, तो देखो
टू फाइनाइट सेट्स A and B are equivalent if their number of element are same. नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। एलिमेंट क्या है, हमें उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर मान लो पहला एक सेट है A जिसमें 5 एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और दूसरा सेट है B जिसमें 5 एलिमेंट है A B C D E, तो इसमें भी 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे ये दोनों सेट कैसे हैं, इक्विवेलेंट सेट है। एलिमेंट्स क्या है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए देखो लिखा है Na इज इक्वल टू NB। आई होप ये बात क्लियर होगी। ये देखो एक एग्जांपल है, ए में 4 एलिमेंट्स है 1 2 3 4, बी में 4 एलिमेंट्स है ABCD, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट आर इक्वल इन बोथ द सेट्स, देन वी कैन से A and B आर इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक बात सोचो कि इक्वल सेट में क्या होगा, इक्वल सेट में तो ए के सारे एलिमेंट बी के पास होंगे और बी के सारे एलिमेंट ए के पास होंगे, क्लियर है। तो अगर दोनों ए के सारे एलिमेंट बी के पास है और बी के सारे एलिमेंट ए के पास है, यानी कि दोनों इक्वल सेट है, तो अगर दोनों के एलिमेंट सेम है तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो ऑटोमेटिक सेम हो गए। तो यानी कि मैं यहाँ से एक बात बोल सकता हूँ, एक बात कंक्लूड कर सकता हूँ कि इफ टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, अगर ए और बी इक्वल सेट्स है तो डेफिनेटली वो इक्विवेलेंट भी होंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट में तो सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो इक्वल सेट्स जो होते हैं वो हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं, बट इक्विवेलेंट सेट जो होंगे वो इक्वल सेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे ये एग्जांपल है, ये जो एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, ये दोनों सेट इक्विवेलेंट तो है बट इक्वल नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसको आई थिंक हमने नोट के फॉर्म में लिखा होगा। ये देखो, इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट सेट्स मे नॉट बी इक्वल, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट पावर सेट। पावर सेट देखिए, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं फिर हम लोग इसको समझते हैं। डेफिनेशन क्या है, लेट ए बी एनी सेट, ठीक है। सपोज हमारे पास एक सेट है ए, तो अब पावर सेट किसे बोलते हैं, पावर सेट ऑफ ए किसे बोलेंगे, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। यानी देखो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इस बात पे थोड़ा सा गौर करें। ये द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए, यानी अगर कोई सेट ए है, आप क्या करो उसके सारे सबसेट लिखो, ठीक है। मान लो मैंने ये सारे सबसेट लिखे ऐसे करके, ठीक है, ये सारे सबसेट लिखे किसके, सेट ए के। तो इन सारे सबसेट्स का जो सेट होगा दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। क्या बात समझ में आ रही है? किसी भी सेट का पावर सेट लिखना है, सबसे पहले आप क्या करो, उस सेट के सारे पॉसिबल सबसेट्स को लिखिए और उन सबसेट्स का जो सेट होगा एक्चुअल में उसको बोलेंगे पावर सेट, ठीक है। तो अभी ये आगे आएगा नेक्स्ट स्लाइड में, देन वी विल सी कि हाउ टू फाइंड पावर सेट ऑफ एनी सेट, हाउ टू फाइंड सबसेट ऑफ एनी सेट, ये अभी आगे आने वाली बात। अभी तो आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ कि इनका मतलब क्या होता है, ठीक है। फाइंड आउट कैसे करते हैं वो अभी हम लोग आगे सीखेंगे। अब देखो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसेट के बारे में पढ़ा, ठीक है, सबसेट एंड सुपरसेट हमने इसके बारे में पढ़ा। थ्योरेटिकल बातें पढ़ी हैं, अभी तक हमने ये नहीं सीखा है कि हम कैसे किसी सेट के सबसेट निकालते हैं या किसी पर्टिकुलर सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, ये अभी हम सीखने वाले हैं। मैं अभी बस एक बार रिवाइंड करवा रहा हूँ कि अभी हमने सबसेट और सुपरसेट पढ़ा, हमने प्रॉपर सबसेट पढ़ा, ठीक है, हमने प्रॉपर सबसेट के बारे में देखा और लास्ट में हमने देखा पावर सेट, ठीक है। तो अभी हमने इनकी डेफिनेशंस पढ़ी और जो इनका थ्योरेटिकल मतलब है वो हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर आपको कोई सेट दे दिया जाए, तो अगर आपसे बोला जाए कि इस सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बताइए, या इस सेट के टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताइए, या इस सेट के टोटल नंबर ऑफ, या इस सेट का पावर सेट बताइए, तो ये सारी चीज़ें कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। तो उसमें वो निकालने के लिए, वो फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो पहले से पता होने चाहिए। तो उन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे नोट के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप इनको देखते हैं थोड़ा, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। तो इस बात को थोड़ा सोचो, ठीक है, वीडियो पॉज करना, आराम से सोचना, ठीक है, क्योंकि जब तक आप खुद से सोचोगे नहीं तब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। मैं बताता जाऊंगा, आप सुनते जाओगे, दैट इज नॉट द वे, ठीक है।
तो आप पॉज करना, इस बात को सोचना, फिर मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इन्होंने बोला कि कोई भी सेट जो होता है वो खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। इस बात को सोचो, सबसेट का मतलब क्या होता है। सबसेट का मतलब होता है कि अगर आपके पास दो सेट हैं और एक सेट के सारे एलिमेंट अगर किसी दूसरे सेट के पास हैं तो हम बोलेंगे दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। अब इन्होंने बोला है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी सेट होगा उसके सारे एलिमेंट उसमें तो प्रेजेंट होंगे ही, तो यानी वो खुद का तो सबसेट हो ही जाएगा। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसको भी सोचना आराम से। इन्होंने बोला जो एम्प्टी सेट होता है यानी कि जो फाई होता है वो एवरी सेट का सबसेट होता है। ये भी बिल्कुल बात सही है। क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कुछ होता ही नहीं है, और जिसमें कुछ होता ही नहीं है उसको तो आप किसी के साथ भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं को अगर मैं किसी में ऐड कर देता हूँ तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या था? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो जब मैं किसी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स लिखूंगा तो उसमें से दो सबसेट्स तो मुझे पहले से पता होंगे। कौन कौन से? एक तो वो खुद सेट और दूसरा एम्प्टी सेट, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगी। थर्ड पॉइंट देखो क्या है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स इज 2 पे पावर n। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका प्रूफ मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, जरूरत भी नहीं है। अगर किसी को प्रूफ जानने की जरूरत हो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं इसके लिए एक अलग से छोटा सा वीडियो बना दूंगा कि हाँ भाई ये 2 की पावर n कैसे आया, ठीक है। बट फिलहाल आपको उतना डीप में अभी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हाँ, तो थर्ड पॉइंट क्या है आपका? द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 पे पावर n। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर किसी सेट में सपोज कोई सेट है ए, कोई सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 5, ठीक है। यानी कि ये जो यहाँ पे n है, ये क्या है? n, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अगर किसी सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर n। ये फॉर्मूला आपको याद रखा है। अगेन प्रूफ की जरूरत नहीं है। स्टिल इफ यू वांट प्रूफ तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसका प्रूफ भी आपको बता दूंगा, ठीक है। बट फॉर्मूला आपको याद रखना है एट एनी कॉस्ट, फॉर्मूला नहीं भूलना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला। उसके बाद नेक्स्ट, number of proper subsets of a set having n elements is 2 की पावर n minus 1। तो प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n minus 1। सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर n, प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला 2 की पावर n minus 1। ये -1 क्यों किया अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग याद कर लो ये फॉर्मूलों को, ठीक है। ये -1 का भी लॉजिक बताता हूँ, -1 क्यों माइनस किया। ओके नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट है आई थिंक, एम्प्टी सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। अच्छा, तो अब चलो मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ कि प्रॉपर सबसेट वाले फॉर्मूले में, यानी ये जो फॉर्मूला लिखा है प्रॉपर सबसेट का, यहाँ पे ये 1 क्यों माइनस किया। देखो सबसेट में मैंने क्या बोला था, ये देखो जो एक स्टार्टिंग में पहले ही पॉइंट लिखवाया था, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी कि कोई भी सेट होता है वो खुद का तो सबसेट होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसके सारे एलिमेंट उसमें तो खुद में तो प्रेजेंट होंगे, राइट। अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाई थी, याद करो। उसमें मैंने ये बोला था कि सपोज वी हैव टू सेट्स A एंड B and all the elements of set A present in set B and at least one element is extra in set B। यानी कि A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए, A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए और B में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि A B का सबसेट होना चाहिए और A और B इक्वल सेट नहीं होने चाहिए। बात समझ आ रही? तो हम उसको प्रॉपर सबसेट बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये वाला एक पॉइंट था सबसेट के लिए कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये वाला पॉइंट प्रॉपर सबसेट के केस में गलत हो जाएगा, इसलिए लिखा भी नहीं है। अगर प्रॉपर सबसेट के केस में भी ये वाला पॉइंट होता तो हम यहाँ पे एक नोट और लिख देते कि एवरी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ,
बात समझ आ रही है? तो कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर सबसेट होने के लिए क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होने चाहिए और दूसरे सेट में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ कि कोई भी सेट जो है वो खुद का प्रॉपर सबसेट होता है तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वो दोनों तो आपस में इक्वल हो जाएंगे, और जबकि मैंने वो क्या बोला कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए बट ए और बी इक्वल सेट नहीं होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो वो जो प्रॉपर सबसेट जो होगा, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बोल सकता हूँ, सबसेट के केस में क्या आ जाता है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, बट इन द केस ऑफ प्रॉपर सबसेट वी कांट से लाइक दैट कि प्रॉपर एवरी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बात समझ में आ रही है? सबसेट के केस में मैं क्या बोल रहा हूँ कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट खुद का सबसेट हो सकता है, होता है, हो सकता नहीं है, होता है, ठीक है। बट प्रॉपर सबसेट के केस में ये बात वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर सबसेट हम कब बोलते हैं? अगर सेट ए के सारे एलिमेंट बी में हो और सेट ए और सेट बी इक्वल ना हो। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं बोलूं कि कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट है तो इसका मतलब वो तो दोनों आपस में इक्वल हो गए, जबकि इक्वल नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला 2 पे पावर n था सबसेट वाला, ठीक है ना, इसमें ये वाला केस भी इंक्लूडेड था, ये वाला केस। तो ये वाला जो केस है कि भाई एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये जो प्रॉपर सबसेट के केस में ये वाला जो पॉइंट आएगा कि एवरी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, विच इज अ रॉन्ग, तो वो इस फॉर्मूले में से 2 की पावर n में से वो चीज हमने यहाँ माइनस कर दी है, इसलिए यहाँ पे 2 की पावर n माइनस 1 आ गया। बात समझ में आ रही है? और एम्प्टी सेट जो होता है वो सबका सबसेट होता है। अब लास्ट पॉइंट में देखो क्या लिखा है, एम्प्टी सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। इन्होंने कहा कि एम्प्टी सेट जो होगा वो भी सबका प्रॉपर सबसेट होगा, सारे सेट का प्रॉपर सबसेट होगा एम्प्टी सेट, लेकिन एक्सेप्ट इटसेल्फ, खुद का नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि क्या एम्प्टी सेट प्रॉपर सबसेट होगा एम्प्टी सेट का, तो ये तो वो वाली बात होगी ना कि एवरी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो वो नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो एम्प्टी सेट सारे सेट्स के लिए प्रॉपर सबसेट होगा एक्सेप्ट इटसेल्फ। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है ना। स्टिल कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करके बता दें, ठीक है। ओके, कुछ ट्रू फॉल्स हैं, देखते हैं उनको। सोचो इस बात को, ए कॉमा बी, ठीक है, ये सेट के अंदर लिखे दो एलिमेंट, यानी कि ये एक सेट है, ये एक सेट है और ये भी एक सेट है। इन्होंने बोला है दिस सेट, ये किसका सिंबल होता है? सबसेट का। दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। क्या ट्रू है या फॉल्स है? वीडियो को पॉज करना और खुद से आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। तो तुम देखो इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है, तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया? ट्रू। बात समझ में आ रही है? इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में प्रेजेंट है, कैसा स्टेटमेंट हो गया? ट्रू। यानी इसके सारे एलिमेंट इसमें है, ठीक है, तो ये वाला सेट इसका क्या हो गया? सबसेट हो गया, ट्रू है। नेक्स्ट, ए कॉमा ई, ये देखो एक सेट है, ये एक सेट है ए कॉमा ई जिसमें दो एलिमेंट है ए और ई। अब इस सेट को देखो, ये किस फॉर्म में दिया है? ये आपका दिया है, ये किस फॉर्म में दिया? ये आपका दिया है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी मेथड के फॉर्म में बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इस सेट में एक्स टाइप के एलिमेंट है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? इस सेट में एक्स टाइप के एलिमेंट हैं। बात समझ में आ रही है? इस सेट में एक्स टाइप के एलिमेंट है और वो एक्स किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं वो आगे लिखा है। एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब बताओ कि वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म में। अब तुम देख लो, इनको कंपेयर कर लो, बीच में जो सिंबल लगा हुआ है वो सबसेट का है। तो आपको ये देखना है कि क्या ये वाला सेट इस सेट का सबसेट है। तो वो चेक करने के लिए हमें क्या देखना होता है? इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे दो एलिमेंट ए और ई, वो यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो ये इसका सबसेट हो गया। सो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। ये भी आपका क्या हो गया? ट्रू। नेक्स्ट, ये देखो भाई 1 2 3, इस सेट में तीन एलिमेंट है, 1 2 3, इस सेट में तीन एलिमेंट है, 1 3 5। क्या देखो इस सेट के सारे एलिमेंट क्या इस सेट में प्रेजेंट है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे जो है वो 2 जो है वो क्या है आपका? मिसिंग है। 2 जो है वो क्या है आपका? मिसिंग है बच्चों, ठीक है। तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया? फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो ये एक सेट है ए, ये सेट है, ठीक है, बात समझ रहे हो? ये क्या है आपका? एक सेट है,
क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो ये एक सेट है, एक एलिमेंट नहीं है। ये बहुत कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने जितने पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं मैंने ट्राई किए हैं यहाँ पे इंक्लूड करने के लिए, ठीक है, ताकि किसी भी टाइप की कंफ्यूजन ना रहे किसी को। तो ये एक एलिमेंट नहीं है, दिस इज अ सेट, बिकॉज ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है बिलोंग्स टू, ठीक है। तो अब बात समझना, इसका मतलब ये है कि दिस सेट, ये जो सेट है वो इस सेट से बिलोंग करता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर ऐसे लिखा होता, बात समझना, अगर ऐसे लिखा होता ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी, अगर ऐसे लिखा होता तो ये स्टेटमेंट ट्रू होता। बात समझ आ रही है, क्योंकि यहाँ ए एक एलिमेंट है और यहाँ पे इसका मतलब है कि दिस एलिमेंट ए बिलोंग्स टू दिस सेट विच इज अ ट्रू स्टेटमेंट। ये एलिमेंट देखो इससे बिलोंग कर रहा है, बात समझ आ रही है। बट यहाँ पे ये एक सेट बोला है, तो ये सेट थोड़ी ना इस सेट में बिलोंग कर रहा है। ये स्टेटमेंट कब ट्रू होता वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये लिखा है, इन्होंने बोला ये सेट जो है वो इस सेट का एलिमेंट है। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो अगर सिर्फ ए लिखा होता तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाता, बिकॉज ए इज एन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो अगर मुझे इस स्टेटमेंट को ट्रू करना है तो फिर ऐसे लिखा होना चाहिए था, ऐसे लिखा होना चाहिए था। नाउ दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, बट दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, बात समझना, ठीक है। ये बिलोंग्स टू का मतलब है कि ये एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करना चाहिए, जो कि नहीं कर रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। अच्छा, अब ये देखो इन्होंने क्या बोला है कि ये एक सेट है और ये एक सेट है, तो हमें, और ये किसका सिंबल है, प्रॉपर सबसेट का। तो हमें बताना है क्या ये इसका प्रॉपर सबसेट है। तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में होने चाहिए, जो कि है इसमें एक ही एलिमेंट ए है जो कि इसमें प्रेजेंट है, और इस सेट में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे तो देखो दो दो एलिमेंट है, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड सबसेट, प्रॉपर सबसेट, पावर सेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। तो देखो भाई, आपको एक सेट दिया है ए, जिसमें कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है। तो आपको सबसेट लिखने हैं, प्रॉपर सबसेट लिखने हैं, पावर सेट भी लिखना है। तो सबसे पहले तो अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट, तो उसका फॉर्मूला कितना था, उसका फॉर्मूला था 2 की पावर n। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट ए में, तो वो है आपके 2। तो अगर यहाँ पे मैं n की वैल्यू 2 रख दूँ, 2 की पावर 2 कितना आ गया, 4। बात समझ में आ रही है। तो इस सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आने वाले हैं, 4। अब वो मुझे लिखने हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था, याद करो, अभी कुछ नोट लिखवाए थे कि एक तो जो खुद सेट होता है वो क्या होता है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो एक तो यही हो गया, टोटल 4 लिखने हैं हमें, एक तो खुद हो गया। दूसरा फिर मैंने बोला था फाई जो होता है, जो एम्प्टी सेट होता है, वो भी सबसेट होता है सारे सेट का। दो आ गए, अब दो और लिखने हैं, ठीक है ना। टोटल 4 है, ये दो तो हमें पहले से पता होते हैं हर सेट के बारे में। अब बाकी के जो दो बचे वो और लिखने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट लिखेंगे। तो पहले 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर दो दो करके लिखते हैं। तो अब जब दो दो करके लिखने चलोगे तो वो तो एक ही कॉम्बिनेशन आएगा 1, 2, वो ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। सो दीज आर द 4 सबसेट्स ऑफ सेट ए। आई होप बात क्लियर होगी, ठीक है। अब आते हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n माइनस 1, n की वैल्यू 2 है, 2 की पावर 2 माइनस 1 कितना आ गया, 3। तो जो प्रॉपर सबसेट होते हैं हमें पता है एक कम होता है बस सबसेट से, तो वो 4 थे, तो ये 3 आना था, पहले से पता था। अब इनको लिखना है। तो मैंने क्या बोला था, एक कौन सा एक कौन सा सेट होता है जो प्रॉपर सबसेट में इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो हमने नोट बताया था कि जैसे मैंने बोला था एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट खुद का सबसेट तो होता है, लेकिन कोई भी सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता। तो ये जो 4 लिखे थे, इनमें से मुझे एक को रिमूव करना है, तो कौन सा रिमूव हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। वो जो खुद सेट है वो रिमूव हो जाएगा, जो बाकी के 3 बचेंगे वो आपके प्रॉपर सबसेट में आ जाएंगे। सो दीज आर द 3 प्रॉपर सबसेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पावर सेट। अब मुझे पावर सेट लिखना है सेट ए का, ये, ठीक है। तो पावर सेट की डेफिनेशन याद रखो, याद करो मैंने क्या बताया था, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट ए
यानी कि अगर किसी सेट ए का पावर सेट लिखना है तो आप पहले उसके सारे सबसेट लिख लो और उन सारे सबसेट को एक सेट में इनक्लोज करके लिख दो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पावर सेट। तो देखो ये आपके जो 4 सबसेट थे उनको लिख लो। पहला सबसेट खुद सेट हो गया, दूसरा 5 हो गया, तीसरा 1 हो गया, चौथा 2 हो गया। बात समझ आ रही है? और इनको एक ऐसे ब्रैकेट में इनक्लोज करके, सो दिस इज द आंसर। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट और पावर सेट लिखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये देखिए ये सबसेट लिखे हुए हैं, ये प्रॉपर सबसेट लिखे हैं और ये आपका पावर सेट, ठीक है। जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो ये तीनों आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, अब यहाँ पे 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो नंबर सबसेट्स क्या होता है, फॉर्मूला 2 की पावर n, यहाँ n की वैल्यू 3 है, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब इनको लिखते हैं, तो मैंने क्या बोला था, एक तो वो खुद सेट हो जाता है ABC पूरा खुद सेट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दूसरा एम्प्टी सेट 5 आ जाएगा। उसके बाद फिर इनको एक एक करके लिख लेंगे, एक एक सिंगल एलिमेंट लिखेंगे। उसके बाद फिर दो दो के पेयर बनाएंगे। इस तरीके से टोटल 8 सबसेट्स आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, ये देखो लिखा है, एक तो 5 हो गया और एक वो खुद सेट हो गया, सही है। अब ये देखो एक 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 करके लिखे, अब ये देखो दो दो करके लिखे, दो दो दो, और देखो टोटल 8 आ गया। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, 5 और वो खुद सेट तो आपको पहले से पता है। उसके बाद आप एक एक एलिमेंट लिखो, फिर दो दो एलिमेंट लिखो, फिर तीन तीन करके लिखोगे और तीन तीन का एक ही कॉम्बिनेशन आएगा जो आप ऑलरेडी लिख चुके हो, डेट इज इटसेल्फ सेट, ठीक है। अब आते हैं प्रॉपर सबसेट्स पे। तो प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n-1, यानी एक कम होता है सबसेट से। तो सबसेट्स अगर टोटल 8 थे तो प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, 7। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। अब वो एक कौन सा कम हो जाता है, वो खुद सेट कम हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये देखो सारे लिख दिए हमने, वो जो लास्ट वाला ये सेट था, ये जो वो खुद सेट था उसको रिमूव कर दिया मैंने प्रॉपर सबसेट में। अब पावर सेट कैसे लिखते हैं, तो पावर सेट होता है द सेट ऑफ ऑल द सबसेट। तो ये देखो ये आपके सारे सबसेट लिखे हुए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो सारे सबसेट लिखे हैं। तो इनका जो सेट होगा वो पावर सेट होगा। तो देखो भाई, इनको कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज करके लिख दिया, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया पावर सेट, ठीक है। आई होप क्लियर होगी सबको ये बातें, बहुत इजी है और जितना इजी हो सकता था उतना इजी वे में आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेट है सी, डेट इज 5, यानी एम्प्टी सेट है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, तो यहाँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट एक भी नहीं है, तो n की वैल्यू 0, तो 1 आ गया, ठीक है। तो इसके सबसेट कितने होंगे, एक ही होगा, ये आ गया, सही है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, 2 की पावर n-1। अब n की वैल्यू तो 0 है, तो 2 की पावर 0 यानी कि 1, और 1-1 0, यानी कि इसका एक भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, प्रॉपर सबसेट नन। और ये बात मैंने आपको नोट में भी लिखवाई थी कि एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए यहाँ पे प्रॉपर सबसेट कितने आ गए, 0, यानी एक भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। तो एक सबसेट है, उसी को कर्ली ब्रैकेट में लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, पावर सेट। आई होप क्लियर होंगी बातें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, अगेन क्विजेस, जैसा कि मैंने आपको बोला था लास्ट लेक्चर में भी हमने काफ़ी क्विज किए थे, और वो इसलिए करते हैं ताकि जो भी हमने थ्योरी पढ़ी है इस पर्टिकुलर लेक्चर में उसके कुछ इलस्ट्रेशन कर लिए जाए, ठीक है ना। क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से बात नहीं बनेगी मैथ्स में, आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल करने पड़ेंगे, ठीक है, काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जितना पॉसिबल हो सकती है उतना मैं करवाए दे रहा हूँ, बाकी आपको खुद से और करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्विज 1। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, जस्ट थ्योरी को रिकॉल करेंगे और जल्दी जल्दी आंसर देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको पता है, वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर देने हैं, और उसके बाद आपको चेक
कर लेने कि हाँ मैंने सारे आंसर सही दिए या कहीं गलती की है, और अगर गलती की है तो गलती को सुधार लिया जाएगा। ओके, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, ठीक है, एक ईयर में जो भी मंथ्स होते हैं उनका कलेक्शन, ऑब्वियस बात है फाइनाइट होगा क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एफ लिख देता हूँ, एफ मतलब फाइनाइट सेट। नेक्स्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ठीक है, 99 से छोटे प्राइम नंबर्स का कलेक्शन, तो वो आप काउंट कर सकते हो, ठीक है, 99 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर होंगे, तो ये भी कैसा सेट हो गया, फाइनाइट सेट, ठीक है। द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसको सोचना आराम से, ठीक है, आप सोचना, वीडियो पॉज करके मैं बताता हूँ। ये देखो, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब ये बोल रहे हैं सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस, तो ये देखो ऐसे बनती चली जाएंगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइंस होंगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे बनाते चले जाओ, कितनी लाइंस होंगी, इनफाइनाइट, तो ये कैसा सेट हो गया, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर्स होते हैं उनका सेट, तो आराम से सोच के आंसर बता देना, ठीक है, तो सबको पता है कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है, तो ये भी कैसा हो गया, फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, इसको सोचना आप, 5 के जो मल्टीपल्स होंगे उनका सेट, तो 5 के मल्टीपल सोचो क्या होंगे, 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, ये कभी खत्म तो होने वाले नहीं है, इन्फिनिटी तक जाएंगे, तो 5 के मल्टीपल्स कितने होंगे, इनफाइनाइट, तो ये कैसा सेट हो गया, ये हो गया आपका इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट सेट हो गया। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है, इसको आप सोचना, ठीक है, इसको आप सोचना और इसका आंसर आप कमेंट में लिख के बताना मुझे, ठीक है, कुछ होमवर्क भी मिलना चाहिए, ठीक है। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, इसका आंसर सोचना और कमेंट में लिखना और बताना मुझे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी कि इन्होंने बोला है ओरिजिन से पास होने वाले सारे सर्कल्स का कलेक्शन, तो ओरिजिन बेसिकली एक पॉइंट हो गया, और आपको पता है एक पॉइंट से कितने सर्कल पास होते हैं, एक पॉइंट से कितने सर्कल पास होते हैं, ये भी आप पॉज करके आराम से सोचना, तो एक पॉइंट से बेसिकली इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं, ठीक है, एक पॉइंट से कितने सर्कल पास होते हैं, इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो ये आपका कैसा सेट हो गया, ये आपका इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है, सब सारे एग्जांपल आपको सोचने हैं खुद से, ठीक है, और बाद में आपको आंसर चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्विज पे आते हैं। नेक्स्ट क्विज है हमारा, हमें चेक करना है कि A इज इक्वल टू बी और नॉट, मतलब दो सेट हमें गिवन होंगे, हमें चेक करना है वेदर दे आर इक्वल और नॉट, ठीक है। सो फर्स्ट एग्जांपल इज A इज इक्वल टू 4 एलिमेंट्स है ए बी सी डी, और जो दूसरा सेट है B उसमें भी 4 एलिमेंट है डी सी बी है। तो देखो एक पॉइंट है, शायद पता नहीं मैंने बताया कि नहीं, कि अगर आप जो कोई भी सेट लिख रहे हैं, ठीक है, तो सेट में जो एलिमेंट्स का ऑर्डर होता है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है, मतलब अगर आप किसी भी सेट के एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है, जैसे 4 एलिमेंट है ए बी सी डी, मैं ए बी सी डी लिखूं या मैं बी सी डी ए लिखूं या सी डी ए बी लिखूं, मतलब मैं किसी भी ऑर्डर में लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑल द कॉम्बिनेशंस विल बी सेम, बात समझ में आ रही है। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने किस ऑर्डर में लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो 4 एलिमेंट है ABCD, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट है ABCD, तो ये दोनों सेट कैसे हो गए, इक्वल हो गए, तो A इज इक्वल टू बी, ठीक है, ऑर्डर डजंट मैटर, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 8 12 16, 4 8 16 18, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट 12 है और यहाँ पे जो एलिमेंट है 18, तो इस सेट में 18 की कमी है और इस सेट में 12 की कमी है, तो यहाँ पे A नॉट इक्वल टू बी होगा, ये दोनों सेट इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे दो एलिमेंट है 2 और 3, और यहाँ पे सेट बी को देखते हैं, सेट बी में इन्होंने बोला है सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो पहले हम इसको देखते हैं कि सेट बी में एक्स टाइप के एलिमेंट है, वो एक्स किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है वो आगे लिखा है, एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि जो इस सेट बी के एलिमेंट्स है विच इज टाइप ऑफ एक्स, ठीक है ना, वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो इसके फैक्टर करो, तो ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक है, आई थिंक सब लोग फैक्टर कर लेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ
फैक्टर करने सबको आते हैं, तो इसके फैक्टर होंगे x+2 और x+3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब आप x+2 को 0 के इक्वल करोगे तो वहाँ से x की वैल्यू -2 आएगी, और जब आप x+3 को 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू -3 आएगी। तो यहाँ से देखो दो वैल्यू आई -2 और -3, तो सेट बी में दो एलिमेंट्स आ गए -2 और -3, और सेट ए में कौन से दो एलिमेंट है 2 और 3, तो क्या ये दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं है, तो a नॉट इक्वल टू b। बात समझ में आ रही है? तो थर्ड पार्ट में a और b इक्वल सेट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सेट ए में क्या बोला है इन्होंने, सेट ए है आपका कि सेट ए में एक्स टाइप के एलिमेंट हैं, सेट ए में एक्स टाइप के एलिमेंट हैं, और एक्स किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। ठीक है, एक्स क्या है, एक्स जो है वो फॉलो वर्ड के लेटर्स का कलेक्शन है। तो अब जरा देखो भाई, फॉलो, फॉलो में वैसे तो कहने को तो भाई इसमें कितने लेटर हैं, 6 हैं, लेकिन अगर मैं फॉलो वर्ड की लेटर्स का सेट बनाऊंगा तो यहाँ पे एक एफ आ जाएगा, एक ओ आ जाएगा, एक एल आ जाएगा और एक डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, याद है डेफिनेशन मैंने पहले लेक्चर में क्या बताई थी, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, और फिर एक पॉइंट ये भी बताया था कि जब भी हम कोई सेट लिखते हैं तो मैं किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता, तो यहाँ पे 2L और 2A, सॉरी यहाँ पे डबल एल है और डबल ओ है, तो ऐसा नहीं उनको दो बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका सेट ए। सिमिलरली सेट बी क्या है, सेट बी में भी एक्स टाइप के एलिमेंट है, एंड एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। ठीक है, तो WOLF, अगर मैं इसको सेट के फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे तो 4 ही लेटर हैं, ये आपके आ जाएंगे। अब आप ध्यान से देखो कि जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में है। बात समझ में आ रही है? तो सेट ए और सेट बी क्या हो गए आपके यहाँ से, इक्वल सेट। बात समझ में आ रही है? आई होप मेरी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट में देखो क्या बोला है, सेट ए है और सेट ए में क्या बोला है, सेट ए में एक्स टाइप के एलिमेंट है, सेट ए में किस टाइप के एलिमेंट है, एक्स टाइप के, और एक्स किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10, एक्स किसका मल्टीपल है, 10 का मल्टीपल है। ठीक है, और तो x 10 का मल्टीपल है, तो मतलब सेट ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 के मल्टीपल लिख दो सारे, 10 20 30 40 50, ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे तो कितने मल्टीपल हो जाएंगे, इनफाइनाइट मल्टीपल हो जाएंगे। ठीक है, और सेट बी क्या बोला है, सेट बी में भी एक्स टाइप के एलिमेंट है, और यहाँ पे जो एक्स प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है वो क्या है, एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, एक्स आपका कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है और इवन भी है, और एक और कंडीशन लगी है कि एक्स की वैल्यू 10 या 10 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव इवन इंटीजर है और 10 से छोटा होना चाहिए, तो इवन इंटीजर तो आपके पॉजिटिव इवन इंटीजर तो 2 से स्टार्ट होते हैं, तो 2 4 6 8 और हमें कहाँ तक लिखने हैं, बस 10 तक। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो, क्या किसी भी तरह से आपको लग रहा है कि ए और बी इक्वल सेट है। ठीक है ना, ए में तो देखो ये इनफाइनाइट, पहली बात तो ए में देखो इनफाइनाइट एलिमेंट है और बी में कितने हैं, 5 एलिमेंट है, तो ऐसे ही आप देख सकते हो, तो ए और बी इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, आई होप क्लियर होगी बात। क्विज 3 पे आते हैं। क्विज 3 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट, आपको ये बताना है इसमें से कौन सा नल सेट है और कौन सा नहीं। पहला, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब बताओ क्या ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर है जो 2 से डिविजिबल होगा, तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं होता है, ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता जो 2 से डिविजिबल हो, तो ये आपका कैसा हो गया, नल सेट। बात समझ में आ रही है? सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, क्या ये नल सेट है, ये नल सेट नहीं है, क्योंकि एक इवन प्राइम नंबर होता है, दैट इज 2। ठीक है, तो ये तो इसमें एक एलिमेंट आ गया ना, सो दिस इज नॉट अ नल सेट, तो ये आपका नल सेट नहीं है। इसको देखो, ये आपका सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखा है, ध्यान से देखो, कर्ली ब्रैकेट के बाद x लिखा है, यानी इस सेट में x टाइप के एलिमेंट है, वो x किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है वो आगे देखो, x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, x नेचुरल नंबर है, और इन्होंने क्या बोला है कि x 5 से छोटा होना चाहिए एंड x 7 से बड़ा होना चाहिए। एंड का मतलब होता है, एंड का मतलब होता है कंडीशन। ठीक है ना,
मतलब ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। अब तुम खुद सोचो, क्या ऐसा कोई नंबर दुनिया में है, क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा भी हो जाए और 7 से बड़ा भी हो जाए? बात समझ में आ रही है? ऐसा तो कोई नंबर नहीं होगा भाई, या तो नंबर 5 से छोटा होगा या नंबर 7 से बड़ा होगा। ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता कोई नंबर 5 से छोटा भी हो जाए और 7 से बड़ा भी हो जाए। अब मैं बोलूँ कि 5 से छोटे नेचुरल नंबर हमें पता है 4 होंगे, 1 2 3 4। 7 से बड़े नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होंगे। बट क्या कोई ऐसा नंबर है जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो? ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये कैसा सेट हो गया? ये आपका हो गया नल सेट। बात समझ में आ रही है? एंड का मतलब क्या होता है? कंडीशन, यानी ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए और ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो 5 से छोटा भी होना चाहिए और 7 से बड़ा भी होना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ओके। फोर्थ है, सेट में x टाइप के एलिमेंट है। x किस कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है वो देखो। x इज अ कॉमन पॉइंट टू एनी टू पैरेलल लाइंस। इन्होंने बोला है कि इस सेट विच इज कौन सा पार्ट है? फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में इन्होंने बोला है कि इस सेट में x टाइप के एलिमेंट होंगे और x क्या है? बेसिकली x जो है वो कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच का कॉमन पॉइंट है। अब यार आप खुद सोच सकते हो, एक ये लाइन है और एक ये पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है L1 एंड L2। अब आप सोच के देखो, क्या इन दो पैरेलल लाइन में कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है? क्योंकि दो पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हो, जब तक वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कॉमन पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है जो दो पैरेलल लाइन में कॉमन हो। ठीक है, तो ये कैसा सेट हो गया? ये भी आपका नल सेट हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। फोर्थ क्विज पे आते हैं हम लोग। फोर्थ क्विज क्या है? देखो, एक सेट आपको गिवन है। ठीक है, एक सेट आपको गिवन है ए, एक सेट गिवन है जिसमें कितने एलिमेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं ये बात पूछता हूँ तो काफी स्टूडेंट गलत आंसर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 5 एलिमेंट नहीं है, कितने एलिमेंट है? 4। एक एलिमेंट है 1, एक एलिमेंट है 2, और ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर पूरा लिखा है ना 3,4, इस पूरे को मिला के हम ये एक एलिमेंट बोलेंगे। दिस इज 1 एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद 5 जो है वो आपका 4th एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमें एक सेट गिवन है जिसमें टोटल 4 एलिमेंट है, एक 1 है, एक 2 है, एक कर्ली ब्रैकेट में 3,4 है और एक 5 है। तो हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई। तो चलो देखते हैं। तो बहुत सारे पार्ट दिए हैं, एक एक करके देखते हैं। देखो, तो पहला इन्होंने बोला है 3,4, ये कर्ली ब्रैकेट में है, बट यहाँ पे बात आपको ये ध्यान देनी, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, 3,4 जो कर्ली ब्रैकेट में लिखा है ये सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि 3,4 जो कर्ली ब्रैकेट में लिखा है वो ये देखो, वो इस सेट का एक एलिमेंट है। और अगर ये इस सेट का एक एलिमेंट है तो एलिमेंट के केस में ऐसे नहीं लिखा हुआ मिलेगा, ऐसा आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट A। इस बात का कोई सेंस ही नहीं है। जब सबसेट और प्रॉपर सबसेट की बात होती है तो ऐसा नहीं होता है कि एक एलिमेंट होगा और एक सेट होगा। भाई मैंने क्या बताया था आपको, सपोज वी हैव टू सेट्स A एंड B, तो अगर A के सारे एलिमेंट B के पास है देन ओनली वी कैन से A इज द सबसेट ऑफ B। और अगर A के सारे एलिमेंट B के पास है और B के पास कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है देन वी विल से A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो यहाँ पे एलिमेंट की तो कहीं बात आई नहीं। मैंने ऐसे थोड़ी ना बोला कि ये एलिमेंट अगर इससे बिलोंग कर रहा है तो ये इसका सबसेट हो गया, या फिर ये एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहा है तो इसका प्रॉपर सबसेट हो गया। तो बात समझो, यहाँ पे ये जो कर्ली ब्रैकेट में 3,4 लिखा हुआ है, ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3,4 लिखा हुआ है, पहली बात तो ये आपका सेट नहीं है, ये क्या है? आपका एलिमेंट है। देख लो आप सेट में ये एलिमेंट दिया है, और जब एक एलिमेंट लिखा हो और प्रॉपर सबसेट का सिंबल और ये सेट है तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। यही इन्होंने पूछा ना कौन सा स्टेटमेंट सही है और गलत है। बात समझ में आ रही है? तो इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। जब बीच में सबसेट या प्रॉपर सबसेट का सिंबल आएगा तो बोथ साइड आपके सेट लिखे होने चाहिए, तभी कंपैरिजन होगा। तो ये आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, बी पार्ट पे आते हैं। अब ये देखो, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। बिलोंग्स टू का सिंबल क्यों यूज किया जाता है? बिलोंग्स टू का सिंबल इसलिए यूज किया जाता है इस तरीके से। मैंने बोला ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, तो अब ये एलिमेंट है और ये इस सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो ये बात सही है। So this is correct statement because 3,4 in curly bracket is an element of this set A। वो ऑलरेडी यहाँ दे रखा है। ठीक है, so this is wrong, this is wrong, this is incorrect and this is correct। ठीक है, अब आते हैं इस पे। अब इस बात को समझो। अब देखो, जो अंदर कर्ली ब्रैकेट में लिखा है ना 3,4, वो एक एलिमेंट है किसका? सेट ए का। और फिर उसके बाहर
एक कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, यानी कि अब ये पूरा क्या लिखा हुआ है, ये पूरा एक सेट लिखा है। बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने बोला कि ए एक एलिमेंट है किसका, सेट ए का, तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया ना ए, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है और ये सेट, तो ये गलत लिखा है, क्योंकि जब कंपैरिजन होगा तो वो सेट सेट के बीच में होगा, ठीक है। और अगर एलिमेंट लिखा है तो बिलोंग्स टू का सिंबल होना चाहिए। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट में ए लिख दिया और ये ऐसे प्रॉपर सबसेट का सिंबल आ गया, अब ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि ये एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है ए, और ये बोल रहे हैं कि दिस इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो वो हम चेक करेंगे, सही हो सकता है। वही बात यहाँ पे लिखी है कि जो अंदर वाला कर्ली ब्रैकेट है ना, अंदर वाला कर्ली ब्रैकेट और उसके अंदर 3,4 लिखा है, तो वो पूरा ये देखो जो मैंने ये नीचे ऐसे बना रखा है, ये बेसिकली एक एलिमेंट है किसका, सेट ए का, और एलिमेंट के ऊपर कर्ली ब्रैकेट लगा दिया तो वो सेट बन गया। तो अब हमें ये देखना है कि क्या ये सेट इसका प्रॉपर सबसेट हो सकता है। तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि भाई अगर इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, तो देखो इस सेट में तो सिर्फ एक एलिमेंट है कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3,4, ठीक है। इस सेट के अंदर सिर्फ इस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, डेट इज 3,4 इन कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो क्या ये एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है, बिल्कुल है, ये देख लो, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है प्रॉपर सबसेट की कि ये एलिमेंट तो इसमें होना चाहिए, साथ ही साथ ए में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए। तो ए में तो भाई कितने एलिमेंट एक्स्ट्रा है, 1 2 5 तीन एक्स्ट्रा एलिमेंट है। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आई होप क्लियर होगी बात। डी पार्ट पे आते हैं। इन्होंने बोला है जो 1 है वो ए से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। ये देखो 1 जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर इन्होंने बोला है 1 जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अभी मैंने बताया था, है ना, कि जब प्रॉपर सबसेट या सबसेट की बात होगी तो एलिमेंट नहीं होगा, यहाँ पे एक सेट लिखा होगा, तो ये गलत लिखा हुआ है। उसके बाद ये लिखा है 1, 2, 5, ये एक सेट है, क्या ये ए का प्रॉपर सबसेट है, तो ये सही बात है। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि इस सेट के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, तो देखो ये 1 2 5 ए में है, ये 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है। फिर दूसरी कंडीशन होती है कि ए में कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए, तो वो भी सही है। ये देखो 3,4 है, कर्ली ब्रैकेट में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट लिखा हुआ है सेट ए के अंदर, तो ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ, पहले आपको खुद से सोच के सारे आंसर देने हैं, फिर आपको चेक करना है कि आपका गलत है या सही है, और अगर गलत हुआ तो आपका क्यों गलत हुआ, आपने ऐसा क्या गलत सोच लिया कि आपका आंसर गलत आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट 1 2 5, अब ये देखो सेट दे दिया और बोल रहे ये सेट जो है वो इस सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो ये गलत बात है ना, क्योंकि सेट ए से जब ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है तो यहाँ सेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ एलिमेंट होने चाहिए, तो ये गलत लिखा हो। अगर यहाँ ऐसे लिखा होता जैसे ये था 1 बिलोंग्स टू ए, 1 देखो सेट ए में बिलोंग कर रहा है, तो ये सही था। बट इन्होंने क्या लिखा, सेट के अंदर लिख दिए, सेट के अंदर ये एक सेट हो गया, तो ये सेट थोड़ी ना ए में बिलोंग कर रहा है। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बात समझ में आ रही है? ये गलत है। अब यहाँ पे आते हैं, इन्होंने बोला 1 2 3 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो ये भी गलत है। क्यों गलत है? देखो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है कि इस सेट के सारे एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करने चाहिए। तो देखो क्या 1 है सेट ए में, है, क्या 2 है सेट ए में, है, क्या 3 है सेट ए में, तो बेटा 3 सेट ए में नहीं है। अगर किसी को लग रहा हो ये 3 लिखा हो, तो बेटा ये 3 नहीं लिखा है, ये तो पूरा एक एलिमेंट है। 3,4 कर्ली ब्रैकेट मिला के ये पूरा अपने आप में एक एलिमेंट है, 3 अलग नहीं है, ठीक है। तो इस 3 की वजह से प्रॉब्लम आ गई, सो दिस इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बात समझ में आ रही है? उसके बाद आते हैं आई पे, तो ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क, ठीक है। ये आप इसको सोच के और मुझे कमेंट में आंसर लिखना कि क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। उसके बाद जे पार्ट में इन्होंने क्या बोला है कि 5 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो 5 क्या होता है, 5 एम्प्टी सेट है, और मैंने आपको नोट लिखवाया था एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्या बात समझ में आ रही है? अब इसको सोचो, अब ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये तो क्या हो गया, ये तो एक सेट हो गया जिसका एक एलिमेंट है 5। तो तुम देखो क्या ये 5 जो है क्या वो यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं, तुम देखो क्या सेट ए का कोई एलिमेंट 5 है, नहीं है, तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है।
इन दोनों में लास्ट, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया? ये तो आप मुझे बताओगे कमेंट करके। आई वाला पार्ट, जे और के वाला आप सोचो, इन दोनों में कुछ आपको लग रहा है जे और के में कुछ डिफरेंस समझ में आया? यहाँ तो बोला है फाई इज एम्प्टी सेट, फाई इज एन एम्प्टी सेट, ठीक है। और मैंने आपको नोट करके लिखवाया था कि एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ, ठीक है। तो ये फाई ए का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये करेक्ट हो गया। अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल में एम्प्टी सेट नहीं है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, नोट करके मैंने लिखवाया है। तो अगर ये एम्प्टी सेट नहीं है तो ये इसका प्रॉपर सबसेट कब होगा? वो तब होगा जब इस सेट में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है, इस सेट में एक एलिमेंट प्रेजेंट है दैट इज फाई, वो फाई इस ए में होना चाहिए। तो ए में तो देखो कहीं फाई नहीं लिखा है, तो इसलिए गलत हो गया, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। ओके, सो that's all for today's lecture, ठीक है। आई होप आपको सारी बातें क्लियर होंगी, और अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता देना। और मैंने एक दो क्वेश्चन बीच बीच में आपको बोले हैं, उनके आंसर आपको देने हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक ये आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।